नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया, ये पहाड़, ये घाटियां, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इन्हें लगातार कोई चीज बदल रही है। आज हम उन्हीं अदृश्य लेकिन बहुत ताकतवर शक्तियों की कहानी में उतरेंगे। तो सवाल ये है, ऐसी कौन सी ताकत है जो एक विशाल पहाड़ को धीरे धीरे कण कण करके बिखेर सकती है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि हमारी धरती को आकार देती हैं दो तरह की ताकतें। एक है एंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब वो जो धरती के अंदर से आती हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप। ये जमीन को ऊपर उठाती हैं, नए नए लैंडस्केप बनाती हैं। और फिर है एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी बाहरी ताकतें। ये सतह पर काम करती हैं, जैसे हवा, पानी, बर्फ। और इनका काम है बने हुए लैंडस्केप को घिसना, उन्हें तोड़ना। और आज हमारा पूरा फोकस इन्हीं बाहरी ताकतों पर रहेगा। तो ये एक्सोजेनिक बल आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो नेचुरल फोर्सेस हैं जो धरती की सतह पर काम करते हैं। और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज से, हमारे एटमॉस्फेयर से। और इनका एक ही मुख्य काम है, जमीन को धीरे 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 खिसते जाना। तो चलिए, इस पूरी कहानी को एक चट्टान की छोटे से टुकड़े की यात्रा के तौर पर देखते हैं। और इस सफर का जो पहला पड़ाव है, उसे कहते हैं अपक्षय, या अंग्रेजी में वेदरिंग। ये इस कहानी का सबसे पहला और सबसे धीमा हिस्सा है। वेदरिंग का मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना फूटना। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई हलचल नहीं होता, बस चीजें अपनी जगह पर ही कमजोर होकर टूटती हैं। सोचिए, ये किसी पहाड़ को गिराने का वो पहला बिल्कुल खामोश कदम है। और ये वेदरिंग भी ना 3 अलग-अलग तरीकों से होती है। एक है फिजिकल वेदरिंग, मतलब चट्टानों का फिजिकली टूटना, जैसे पानी दरारों में जम जाए, फैले और चट्टान को तोड़ दे। फिर है केमिकल वेदरिंग, जिसमें केमिकल रिएक्शन से चट्टानें गलने लगती हैं, जैसे एसिड रेन से होता है। और तीसरी है बायोलॉजिकल। ये करते हैं पेड़-पौधे, जिनकी जड़ें चट्टानों के अंदर घुसकर उन्हें कमजोर कर देती हैं। अगर इसका एक बढ़िया सा उदाहरण चाहिए, तो बस सड़क पर बने गड्ढे को देखिए। वो असल में फिजिकल वेदरिंग ही तो है। पानी दरार में जाता है, रात में जमता है, फैलता है और सड़क टूट जाती है। अब बस इसी चीज को एक बहुत बहुत बड़े स्केल पर सोचिए। पहाड़ों के साथ भी ठीक यही होता है। तो ठीक है, चट्टानें अपनी जगह पर टूट गईं। अब क्या? यहीं से कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, और इसे कहते हैं अपरदन या इरोजन। अब है उन टूटे हुए टुकड़ों के सफर पर निकलने का टाइम। इरोजन का सीधा सा मतलब है टूटे हुए चट्टान और मिट्टी के टुकड़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये कहानी का एक्शन वाला पार्ट है। वेदरिंग ने तो बस तोड़ने का काम किया, इरोजन उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। तो सवाल ये है कि इन टुकड़ों को ले कौन जाता है? इन्हें हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ इरोजन। इनमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है पानी। नदियाँ, समंदर की लहरें, इनकी ताकत जबरदस्त होती है। फिर है हवा, जो रेगिस्तान में रेत को उड़ाकर ले जाती है। विशाल ग्लेशियर्स, जो धीरे धीरे खिसकते हुए पूरी की पूरी घाटियों को तराश देते हैं। और हाँ, ग्रेविटी को भी नहीं भूल सकते, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। चलिए, हमारे उस चट्टान के टुकड़े के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। सोचिए, तेज बारिश हुई और एक छोटा सा टुकड़ा अपनी जगह से ढीला हो गया। फिर बारिश का पानी उसे बहाकर एक छोटी सी धारा में ले गया, जहां उसके जैसे लाखों और टुकड़े पहले से ही बह रहे हैं। अब ये धारा उसे मीलों तक अपने साथ ले जाएगी, और रास्ते में वो दूसरे पत्थरों से टकराकर और भी गोल और चिकना होता जाएगा। तो ये लंबी यात्रा चलती रहती है, लेकिन आखिर में हमारा ये नन्हा कण अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचता है। और कहानी के इस आखिरी पड़ाव को कहते हैं निक्षेपण या डेपोजिशन। डिपोजिशन वो प्रोसेस है जहां ये सारे बहाकर लाए गए कण, मिट्टी, पत्थर सब एक जगह जमा हो जाते हैं। तो एक तरह से ये उस कण की यात्रा का अंत है, लेकिन कुछ नया बनने की शुरुआत भी है। पर यह होता क्यों है? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब हवा या पानी की रफ्तार, यानी उनकी एनर्जी, कम हो जाती है, तो वो अपने साथ लाए बोझ को और नहीं ढो पाते। तो वो क्या करते हैं? वो उसे वहीं छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। तो हमने ये पूरा प्रोसेस देखा। तोड़ना यानी वेदरिंग, ले जाना यानी इरोजन, और जमा करना यानी डिपोजिशन। पर इन सब का नतीजा क्या होता है? इससे बनता क्या है? चलिए देखते हैं कि ये ताकतें अपने पीछे कैसे कैसे कमाल के लैंडस्केप छोड़ जाती हैं। सबसे पहले ग्रैंड कैनियन को देखिए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है।
कोलोराडो नदी ने लाखों करोड़ों साल तक लगातार चट्टानों को काटा है, परत दर परत। तब जाकर ये इतनी विशाल और शानदार घाटी बनी। ये इरोजन की ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? या फिर रेगिस्तान के ये विशाल रेत के टीले। यहाँ पर असली कलाकार हवा है। वही रेत के करोड़ों कणों को एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह पर जमा कर देती है। और ये ऐसे लैंडस्केप हैं जो कभी एक जैसे नहीं रहते। हवा के साथ इनका रूप बदलता रहता है। और फिर आते हैं ये उपजाऊ नदी डेल्टा। सोचिए, जहाँ नदियाँ समंदर से मिलती हैं, वो अपने साथ लाई हुई सारी उपजाऊ मिट्टी जमा कर देती हैं। दुनिया की कई महान सभ्यताएं इन्हीं डेल्टाओं पर बसी हैं। ये डिपोजिशन का हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि हमारी धरती की सतह एक कैनवस की तरह है और प्रकृति की ये ताकतें, ये हवा, पानी, बर्फ, ये वो कलाकार हैं जो इस कैनवस पर लगातार नई नई तस्वीरें बना रहे हैं, उसे बार बार रंग रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर ये ताकतें कभी रुकती नहीं हैं, अगर ये हमेशा काम कर रही हैं, पहाड़ घिस रहे हैं, नई जमीन बन रही हैं, तो जरा सोचिए, आज से 10 लाख साल बाद हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी?